हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रूबी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञान का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जीवन के लिए परिस्थितियाँ। तो बच्चों, जीवन जीने के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ होना चाहिए, क्या क्या स्थितियाँ या परिस्थितियाँ होना चाहिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक ज्ञात सूचनाओं के आधार पर पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां पृथ्वी पर ही उपस्थित हैं। जीवन के लिए हमें निम्न की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, अभी तक हमारे जो ज्ञात ग्रह हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं, उनमें से हमारा पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, और किसी और जो ग्रह हैं उन पर खोज जारी है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक ये खोज नहीं पाए हैं कि वहाँ पर जीवन संभव हो पाता है या नहीं। ठीक है, तो अब तक जितने भी ज्ञात ग्रह हैं उनमें से किस पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। ठीक है, और पृथ्वी के लिए हमें जीवन के लिए हमें निम्न आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर 1 पर दिया हुआ है वायु, नंबर 2 पर दिया हुआ है जल। ठीक है, जल यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर 3 पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश। नंबर 4 पे दिया हुआ है मृदा या मृदा से प्राप्त खनिज पदार्थ। तो ठीक है, क्या किस किस की आवश्यकता होती है बच्चों? हमको वायु, जल, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश, मृदा मीन्स होती है मिट्टी। ठीक है, मृदा या मृदा से प्राप्त खनिज पदार्थ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? वायु। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हेडिंग है हमारी वायु। वायु के बारे में पढ़ते हैं। वायु हमारे चारों ओर स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। बच्चों, जो वायु है वो हमारे चारों ओर स्थित है, लेकिन हमको बस दिखाई नहीं देती है, पर हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जब हवा चलती है तो हम वायु को महसूस कर सकते हैं। फ़ैन चलता है हमारा तब उसको महसूस कर सकते हैं, बस दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जो हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला है इसका ठीक पता नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि यह पृथ्वी के ऊपर कई सौ मीलों फैला हुआ है। यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि का मिश्रण है। तो बच्चों, जो हमारा वायुमंडल है वो कहाँ तक फैला हुआ है उसका ठीक पता नहीं है। कहते हैं कि वायुमंडल अनंत है। ठीक है, परंतु यह निश्चित है कि यह पृथ्वी के ऊपर कई सौ मीलों तक फैला हुआ है, मतलब कई मीलों तक फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में उपस्थित होती है या फिर हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको एक डायग्राम बनाकर दिया हुआ है ये इस प्रकार से। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना दिया हुआ है बच्चों? 78%। हमारे जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 100% में से 78%। ठीक है, 78% में क्या है? सिर्फ नाइट्रोजन ही है। और यहाँ पर ये ब्लू कलर में दिया हुआ ग्रीन कलर में जो दिया हुआ है उसमें क्या है? 21% या 21% क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन का प्रतिशत। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन 21 या 21%, और फिर उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड 1% या 1% या उससे भी कम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। सजीवों के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। यह पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त होती है। तो बच्चों, सजीव हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सजीव क्या होते हैं? जो चलते फिरते हैं, गति करते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है सजीवों को। ठीक है, जिनका जीवन होता है और एक निश्चित समय बाद मृत्यु भी निश्चित होती है। ठीक है, वो सजीव कहलाते हैं। और सजीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सजीव सांस लेते हैं और सांस के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की, वायु की। ठीक है, यह पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में
में वायु एवं पानी से मिलकर पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें कब प्राप्त होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त होती है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है ब्लू कलर के बॉक्स में हेडिंग दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं सभी जीव जंतु श्वास लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऊंचे स्थानों जैसे पहाड़ों की चोटियों आदि पर सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि इन स्थानों पर उपस्थित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। तो बच्चों, सभी जीव जंतु को सांस लेते समय क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम सांस लेते हैं जब कौन सी गैस हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, और जो बहुत ऊंचे स्थान होते हैं जैसे कि पर्वत पहाड़ होती हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो पहाड़ पर चढ़ता है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसको वहाँ सांस लेने में दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है उसको एवरेस्ट पर चढ़ना है, एवरेस्ट तो बहुत ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, तो वहाँ पर चढ़ना है तो उसके लिए क्या लेकर जाना पड़ेगा, अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ पर सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो पर्वतारोही उन्हीं को बोलते हैं। यहाँ पर हमारे एक वर्ड दिया हुआ है पर्वतारोही। पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो वो अपने साथ में क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी, कोयले, पेट्रोल, एलपीजी आदि के जलने से उत्पन्न होती है। तो बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, लकड़ी, कोयले, पेट्रोल, एलपीजी जो हम हमारे गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं, जिस पर हम रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, वो एलपीजी गैस होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी, कोयले, पेट्रोल, एलपीजी आदि के जलने से उत्पन्न होती है। हम श्वास क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अंदर ग्रहण कौन सी गैस को करते हैं, ऑक्सीजन को, और बाहर कौन सी निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हरे पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं या फिर ग्लूकोज बनाते हैं। तो बच्चों, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर, क्योंकि उसकी जड़ें, जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें कहाँ होती हैं, मिट्टी में होती हैं। तो मिट्टी से जल लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, भोजन या फिर ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज पौधे और जंतु दोनों के लिए आवश्यक होता है। जो ग्लूकोज होता है बच्चों, वो किस किस के लिए, पौधे एवं जंतुओं व मनुष्य सभी के लिए आवश्यक होता है। और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग दी हुई है, क्या आप जानते हैं रात्रि के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए हमें रात्रि में पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। तो जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, वो रात्रि के समय कौन सी गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट गैस नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त वायु में नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित होती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी होती है। बिजली कड़कने और वर्षा के द्वारा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन गैस मिट्टी में चली जाती है, जिसे किसान खेतों में अच्छी फसल के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। मनुष्य व जंतुओं को नाइट्रोजन पौधों से प्राप्त होती है, जो शारीरिक विकास में सहायक होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा भी कौन सी गैस उपस्थित है, नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन का प्रतिशत तो सबसे ज़्यादा है, 78% पर नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, और ये पृथ्वी पर कैसे आती है बच्चों, ये क्या वायुमंडल में ज़्यादा रहती है। ठीक है, पृथ्वी पर कैसे आती है, बिजली के कड़कने व वर्षा के द्वारा ही वायु में आ जाती है। ठीक है, और ये इसका प्रयोग किसान किस में करते हैं, खेतों में अच्छी फसल के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और हमें कैसे प्राप्त होती है, मनुष्य
मनुष्यों को और जीव जंतुओं को, ये खेतों में जाती है, ठीक है। खेतों में हमारे क्या उगते हैं, पौधे, ठीक है। पौधों से ये किसको प्राप्त हो जाती है, मनुष्यों को और जंतुओं को, ठीक है। और ये किस लिए उपयोगी होती है, हमारे शारीरिक विकास के लिए, ठीक है बच्चों। समझ में आया नाइट्रोजन गैस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। एक बॉक्स दिया हुआ है साइड में। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में एक सुरक्षा परत है जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तो बच्चों, जो हमारा वायुमंडल है उसमें एक परत है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत, ठीक है। ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो तीखी किरणें होती हैं, ठीक है, परावैंगनिक किरणें, अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारी त्वचा तो जल ही जाए और बहुत भयंकर बीमारियां हो जाएं, ठीक है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएं। तो जो ओजोन परत होती है वो क्या करती है, वो हानिकारक किरणों को रोक लेती है, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे आती हैं तो पृथ्वी पर वो हम लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं, एक सुरक्षा कवच भी बोलते हैं पृथ्वी का, ओजोन को, ठीक है। ओजोन परत को क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच भी, ठीक है। और ये कहाँ पर उपस्थित होती है, समताप मंडल में। पृथ्वी से ऊपर एक मंडल है, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है बच्चों। समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने क्या सीखा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी के जो चारों तरफ आवरण फैला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल, ठीक है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट सेकंड नंबर पर, रात्रि के समय पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो रात्रि के समय बच्चों पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट थर्ड नंबर पर, वायुमंडल में स्थित सुरक्षा परत को क्या कहते हैं। तो जो वायुमंडल में उपस्थित सुरक्षा कवच है, अभी हमने ऊपर एक बॉक्स में पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओजोन, ठीक है। ये किससे रक्षा करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की या हमारे मनुष्यों की रक्षा करती है, ठीक है। इसको सुरक्षा कवच भी बोलते हैं पृथ्वी का। तो वायुमंडल में स्थित सुरक्षा परत को क्या कहते हैं, ओजोन, ठीक है बच्चों। समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है जल। तो हम जल के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार वायु हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार जल भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल हमें नदियों, झरनों, वर्षा आदि से प्राप्त होता है। जंतुओं और पौधों की अधिकांश क्रियाएं जल के माध्यम से ही होती हैं। यह बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया में भी जल एक आवश्यक तत्व है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमें वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है और अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। तो इस प्रकार से वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। तो वायु जितनी आवश्यक होती है उतनी ही आवश्यक हमारे लिए क्या होता है, जल होता है, ठीक है। और जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों से, झरनों से, कुओं से, तालाबों से और वर्षा से प्राप्त होता है, ठीक है। जो इसका मुख्य स्रोत क्या होता है हमारे लिए जल का, वर्षा ही होता है, ठीक है। जब वर्षा होगी तभी पानी नदी, झरनों, तालाब, कुओं में आ पाता है, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है, जंतुओं और पौधों की अधिकांश क्रियाएं किसके माध्यम से संपन्न होती हैं, जल के माध्यम से, ठीक है। बीजों के अंकुरण, बीजों का अंकुरण क्या होता है, जब बीज से पौधा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अंकुरण, ठीक है। बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि, वृद्धि मीन्स बढ़ना, ठीक है। पौधों के जब बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, जल, ठीक है। और पौधों के भोजन बनाने की क्रिया में भी जल एक आवश्यक तत्व है। किस प्रकार से आवश्यक तत्व है, पौधे अपनी जड़ों से जल को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो पौधों के लिए भी जल बहुत आवश्यक है और मनुष्यों के लिए तो आवश्यक है ही, सभी जीव जंतुओं के लिए जल बहुत आवश्यक है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सूर्य ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो
ऊष्मा किसका मुख्य स्रोत है बच्चों? ऊष्मा का। सूर्य की किरणों में अत्यधिक ऊष्मा व तीव्र प्रकाश होता है। हमको पृथ्वी पर प्रकाश मिलता है, जब सूर्य निकलता है तभी हमें क्या उजाला या प्रकाश मिलता है। ठीक है बच्चों, सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जीवन की सभी क्रियाएं ऊष्मा पर निर्भर हैं। अधिक ऊष्मा या ठंड जंतुओं तथा पौधों दोनों को नष्ट कर देती है। तो बच्चों, अगर अधिक ऊष्मा मीन्स होता है जो गर्मी हम महसूस करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा। अगर अत्यधिक ऊष्मा हो या फिर अत्यधिक ठंड हो तो वो दोनों ही पौधों को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। गर्म मरुस्थलों और ठंडी बर्फीली जलवायु में बहुत कम पौधे तथा जंतु जीवित रह पाते हैं। जैसे कि गर्म मरुस्थल क्या होता है? अनुपजाऊ भूमि, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे या फिर फसल नहीं होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल। और ठंडी बर्फीले, जो जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरती है या जो बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी क्या नहीं हो पाते हैं? पेड़ पौधे अच्छे से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ना ही जीव जंतु रह पाते हैं। तो हमें रहने के लिए जो ठंड और गर्मी है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ना ही अत्यधिक ठंड होनी चाहिए और ना ही अत्यधिक गर्मी होना चाहिए। और जो ऊष्मा हमको प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, पौधों को भोजन बनाने तथा हमें कार्य करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, पौधों को पौधे भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, और भोजन बनाने तथा हम लोगों को कार्य करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हमको सूर्य का प्रकाश से उजाला नहीं दिखेगा तो हम कैसे काम करेंगे? ठीक है बच्चों, तो हमें कार्य करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। यह हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाए रखता है तथा कैल्शियम को अवशोषित करने में हमारी मदद करता है। तो बच्चों, जो विटामिन डी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। दांत भी हमारे किससे बने होते हैं? हड्डियों से। ठीक है, तो हमारी हड्डियों को और दांतों को क्या करता है? मजबूत करता है और कैल्शियम को अवशोषित करने में हमारी मदद करता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, ब्लू कलर का एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हेडिंग है, क्या आप जानते हैं ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापक्रम सदैव स्थिर रहता है उन्हें उष्ण रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। तो बच्चों, जिन जंतुओं के शरीर का जो तापक्रम होता है, तापमान होता है, वो सदैव स्थिर मतलब एक जैसा रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उष्ण रक्त वाले जंतु। उष्ण मीन्स होता है गरम, गरम रक्त मीन्स होता है ब्लड या खून, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उष्ण रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। तथा वे जंतु जो अपने शरीर के तापक्रम को बाहर के ताप के साथ परिवर्तित कर लेते हैं वे शीत रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। तो बच्चों, जो जंतु अपने शरीर के ताप को बाहर के ताप के, जैसे कि ठंडा है तो ठंडा कर लेते हैं, गर्म हो तो गर्म हो, उस प्रकार से बाहर के ताप के साथ परिवर्तित कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? शीत रक्त वाले जंतु। शीत मीन्स होता है ठंडा, रक्त मीन्स ब्लड या खून। ठीक है, तो शीत रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। समझ में आया? शीत रक्त और उष्ण रक्त वाले जंतु क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है, मृदा या मृदा से प्राप्त खनिज पदार्थ। मृदा क्या होती है बच्चों? मिट्टी। जो हमारी मिट्टी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मृदा। ठीक है, तो मृदा के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है मृदा और उससे प्राप्त खनिज पदार्थ। ठीक है, सजीवों को शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। खनिज पदार्थ मिट्टी में पाए जाते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से जल के साथ खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं।
तथा हम व अन्य जंतु इन्हें पौधों से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, सजीव होते हैं, सजीवों को शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये खनिज पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। और हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से जल के साथ खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं और वो हमको कहाँ से मिल जाते हैं? पौधों से, ठीक है। जीव जंतुओं को पौधों से वो मिल जाते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है याद रखने योग्य बातें। नीचे एक हेडिंग बनाकर दी हुई है, याद रखने योग्य बातें। तो इसमें कुछ पॉइंट है, हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, पृथ्वी पर मनुष्य को जीवन के लिए वायु, जल, सूर्य के प्रकाश एवं खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। किस किस की आवश्यकता होती है? वायु, जल, सूर्य के प्रकाश एवं खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि का मिश्रण है। तो वायु किस किस का मिश्रण है बच्चों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि का मिश्रण है। हमने एक डायग्राम में देखा था बच्चों, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत था? 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 1% या 1%, और नाइट्रोजन 78%, ठीक है, हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी, कोयले, पेट्रोल, एलपीजी आदि के जलने से उत्पन्न होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों, वो कहाँ से प्राप्त होती है? लकड़ी के जलने, कोयले, पेट्रोल, एलपीजी आदि के जलने से प्राप्त होती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन शारीरिक विकास में सहायक है, ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन पृथ्वी पर किस प्रकार से आती है? सूर्य के प्रकाश एवं बिजली के कड़कने से और वर्षा के साथ में या मिट्टी में मिल जाती है। और मिट्टी में हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों इसको अवशोषित कर लेते हैं और फिर पेड़ पौधों से हम मनुष्यों को और जीव जंतुओं को प्राप्त हो जाती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तो एक जो ओजोन परत है वो उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं, और वो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, जो जंतु अपने शरीर के ताप को मौसम के ताप के साथ परिवर्तित कर लेते हैं वे शीत रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। बच्चों, ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, शीत रक्त और उष्ण रक्त वाले जंतु क्या होते हैं। जो जंतु अपने शरीर के ताप को मौसम के ताप के साथ परिवर्तित नहीं करते वे उष्ण रक्त वाले जंतु कहलाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें हमारा सही जो ऑप्शन होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? पहले नंबर पर दिया हुआ है वायुमंडल, दूसरे नंबर पर मृदा और तीसरे नंबर पर पर्यावरण, ठीक है बच्चों। तो हमारे जो वायुमंडल के चारों ओर वायु के आवरण को क्या बोलते हैं बच्चों? हम वायुमंडल। तो जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान सुरक्षा परत कौन सी है? नंबर 1 पर दिया हुआ है ऑक्सीजन की परत, नंबर 2 पर दिया हुआ है तीव्र प्रकाश की परत, और नंबर 3 पर दिया हुआ है ओजोन परत। तो बच्चों, पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान सुरक्षा परत को हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत, ठीक है। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, नाइट्रोजन किस क्रिया में सहायक होता है?
नंबर 1 श्वसन क्रिया में, नंबर 2 शारीरिक विकास में, नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नाइट्रोजन गैस हमारे लिए क्यों आवश्यक होती है? शारीरिक विकास के लिए। तो जो हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन सी, नंबर 2 विटामिन डी। तो बच्चों सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें कहाँ पर लिखना है? खाली स्थानों में। ठीक है, पहला दिया हुआ है जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कहाँ पर उपस्थित हैं बच्चों? पृथ्वी पर। तो पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? पृथ्वी। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ जीवन पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट खाली स्थान, ऊंचे स्थानों पर किसकी मात्रा कम हो जाती है बच्चों? ऑक्सीजन की। तो जो दूसरे खाली स्थान है उसमें हम क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट 3rd नंबर पर, मनुष्य व जंतुओं को पौधों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होती है बच्चों? नाइट्रोजन। ठीक है, तो तीसरे खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे? नाइट्रोजन। आगे दिया हुआ है 4th नंबर पर, कौन से रक्त वाले जंतु अपने शरीर के ताप को मौसम के ताप के साथ परिवर्तित कर लेते हैं? तो बच्चों इसमें हम भरेंगे शीत रक्त वाले। जो शीत रक्त वाले जंतु होते हैं वो अपने शरीर के ताप को मौसम के ताप के साथ परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पर दिया हुआ है, हमें खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? पौधों से। ठीक है, तो हमें खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से। यहाँ पर हमारे खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट ग नंबर पर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर दिया हुआ है ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कि ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, गलत दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, हम श्वास लेते समय ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है 3rd नंबर पर, सजीवों को शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये भी बिल्कुल सही है, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 4th नंबर पर, रात्रि में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है 5th नंबर पर, विटामिन डी पोटेशियम को अवशोषित करने में हमारी मदद करता है। तो ये गलत है बच्चों, विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में हमारी मदद करता है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है घ नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो वायु में, इसका उत्तर होगा बच्चों, वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प आदि गैस उपस्थित होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कौन कौन सी गैस उपस्थित होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प आदि गैसें उपस्थित होती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से मनुष्य को कौन कौन से आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं? नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पृथ्वी से मनुष्य को वायु, जल, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश तथा मृदा या मृदा से प्राप्त खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, उष्ण रक्त व शीत रक्त वाले जंतु किन्हें कहते हैं?
तो इसका उत्तर होगा बच्चों, ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापक्रम सदैव स्थिर रहता है वो उष्ण रक्त वाले जंतु कहलाते हैं, तथा वे जंतु जो अपने शरीर के ताप को बाहर के ताप के साथ परिवर्तित कर लेते हैं वे शीत रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उष्ण रक्त और शीत रक्त वाले जंतु समझ में आया। उष्ण रक्त मीन्स होता है गर्म रक्त या ब्लड। ठीक है, उष्ण मीन्स गर्म और शीत मीन्स ठंडा। तो ऐसे जंतु जो अपने शरीर के तापक्रम को सदैव स्थिर एक जैसा रखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उष्ण रक्त वाले जंतु। और वे जंतु जो अपने शरीर के ताप को बाहर के ताप के साथ परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शीत रक्त वाले जंतु। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, जल क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है ये देखते हैं हम उत्तर में। जिस प्रकार वायु हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है उसी प्रकार जल भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल हमें नदियों, झरनों, वर्षा आदि से प्राप्त होता है। जंतुओं और पौधों की अधिकांश क्रियाएं जल के माध्यम से ही होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया जल का महत्व। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सजीवों को वृद्धि के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सजीवों को वृद्धि के लिए वायु, जल, सूर्य के प्रकाश एवं खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों सजीवों को वृद्धि के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, वायु, जल, सूर्य के प्रकाश एवं खनिज पदार्थों आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जिस पर कुछ हमें चित्र बनाकर दिए हुए हैं, डायग्राम बनाकर दिए हुए हैं, उनके हमें नाम लिखना है। तो पहले नंबर पर क्या दिख रहा है बच्चों, गाय। ठीक है, ये क्या है, गाय है। ठीक है, तो इसके आगे हम गाय लिख देंगे। दूसरे डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है, ये शेर है, इसके नीचे हम शेर लिख देंगे। और ये क्या है बच्चों, सांप। ठीक है, आगे दिया हुआ है ये चित्र में, ये क्या है, बकरी, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, बकरी। और ये क्या है बच्चों, कुत्ता। ठीक है, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, कुत्ता। और ये क्या है, मछली। ठीक है, तो इसके नीचे मछली लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।